जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या हाल है? वक्त कैसा गुजर रहा है, तेजी से कि हल्का? जी याद नहीं रहता, कुछ जल्दी से गुजर अच्छा, याद भी नहीं रहता? आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कोई जिस तरह होना चाहिए वैसे। अच्छा, मगर वक्त के गुजरने का एहसास जो है वो कैसा है? लगता है तेज गुजर रहा है या हल्का गुजर रहा है? स्टडी के लिहाज से नहीं, एहसास के लिहाज से जल्दी गुजर गया। तो काफी आज लेक्चर आज कोई 57वां कोई है। ऐसी दवाई है जिसमें अगर वक्त ना गुजरता हो तो उसका इलाज हो? हैं? याद है किसी को? दो होम्योपैथ बकायदा जो है पढ़े लिखे इस तरह बैठे हैं हमारे बाएं हाथ। बिल्कुल ठीक है। कैनबिस टाइवा में भी एहसास होता है, बहुत नुमाया है कैनबिस टाइवा में कि वक्त गुजर ही नहीं रहा। उसकी वजह पता कि कैनबिस टाइवा पता किसको कहते हैं? हैं? भंग। जो भंग का नशा करते हैं वो बड़े बड़े देखे ना, फकीर बन जाते हैं, बड़े चोटी के पहुंचे हुए। तो वो उनसे कोई बात करे ना जाके तो कहते हैं असी ते एक एक दिन में कई साल का सफर कर लेने। उसका मतलब ये है कि उनका जो दिन गुजर नहीं रहा होता भांग पी के उनके टाइम की सेंस खराब हो जाती है बेचारों की। वाकईतन वो समझते हैं कि बहुत वक्त गुजर गया है, मुद्दतें हो गई। और वक्त ना गुजरने का, जो वक्त के आहिस्ता गुजरने का एहसास खास तौर पर दूसरों में फिर कैनबिस टाइवा नहीं है बल्कि एक और चीज है। ये ख्याल हो कि किसी का भी, बहुत लोग आहिस्ता कर रहे हैं, सब काम बहुत आहिस्ता हो रहा है। एक तो है ना वैसे ही कि वह काम ज्यादा हो तो और बात है कि मेरे में देर न लगा देना कहीं पर। मतलब ये है कि अगर आम आदमी उसको काम ज्यादा ना भी हो तो हर आदमी लगेगा कि आहिस्ते ही चल रहा है बहुत। उसकी एक दवा है मेडोरिनम, उसमें ये बात बड़ी नुमाया है। उसमें अपना वक्त भी आहिस्ता गुजरता है और दूसरों को भी समझता है कि बहुत ही आहिस्ता कर रहे हैं सब कुछ। समझे? इस तशरीह के बाद जल्दी गुजर रहा है। अच्छा। यानी आप भंगियों के जरिए में जाना चाहते। राइट। अक्सर एमजीओ का वक्त तो बहुत ही तेज गुजरता है, भंगियों का तो सवाल ही नहीं। पता ही नहीं लगता है जुए के साथ जुआ मिलके चलता लगता है। बम्पर टू बम्पर चल रहा है काम। क्या? बाकी साल भी अब बम्पर टू बम्पर शुरू हो गए हैं। पहले जमानों में रमजान बड़ी देर के बाद आया करता था, अब तो आया या जलसे पे जलसा है माशाल्लाह सब। अच्छा, आज आपको फाइटोलाका शुरू कराएंगे, वो खत्म कर दिया था सुराइनम? फाइटोलाका वही दवा है जिसका मैंने कहा था कि इसमें इसकी एक किस्म ऐसी है जो मोटापे के इलाज में शोहरत रखती है। और बाज मरीजों को जब मैंने फाइटोलाका बेरी दिया है तो उनकी तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स मिली हैं। लेकिन म्यूकस के बरक्स ये दिल पे कोई बुरा असर नहीं करती। म्यूकस में कोई बात ऐसी है, फ्यूकस, जिसमें वजन तो बहुत गिराती है वो, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बहुत एहतियात से या डोज उसकी वक्फे के बाद दी जाए और डॉक्टर निगरानी रखे तो फिर ठीक है, वरना नहीं देनी चाहिए। फाइटोलाका बेरी के अलावा जो फाइटोलाका है इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही अहम दवा है और ऐसी जो आम काम आने वाली। इसकी जो इलामात हैं वो एक बहुत अहम और दूसरी दवा मरकरी से मिलती हैं। और
اور مرکری کی جو عمومی علامت ہے اس میں مثلاً سردی اور نمی، یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں تو مرکری کے مزاج کے مریضوں کو تکلیفیں بڑھیں گی، اور رات کو تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ یہ مرکری کے عام عمومی مزاج میں بات داخل ہے۔ رات کو تکلیفیں، بستر میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اور سردی اور ٹھنڈی نمدار سردی، اس سے تکلیف کا بڑھنا۔ اب فائٹولاکا میں کمر درد جو ہے یہ سردی اور نمی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن رات بستر میں جب گرم ہوتا ہے تو پھر شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عجیب بات ہے، ایک تضاد پایا جاتا ہے، لیکن غالباً اس میں رات کا پہلو ایسا ہے جو ہمیں ہر مرض میں اضافہ کر دیتا ہے، سمجھے ہیں؟ تو یہ اس کی مزاجی صفات ہیں جو مرکری سے بہت مشابہ ہیں۔ پھر آگے تفصیل میں جائیں تو پھر کچھ مشابہتیں بھی دکھائی دیتی ہیں، کچھ اس کے علاوہ بھی۔ مرکری کی پوائزننگ ہو جس کو، اور یہ کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے مرکری پوائزننگ، اس کا علاج فائٹولاکا سے اچھا ہوتا ہے۔ دونوں گلینڈولر دوائیں ہیں، گلینڈز پر ان کا بہت اثر پڑتا ہے، اور گلینڈز پھول جاتے ہیں، ان میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس دوا کو عورتوں کو بھی خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سی عورتوں کی بیماریوں میں یہ فائٹولاکا مفید دوا ہے۔ لیکن اب ایک ایک کر کے میں لیتا ہوں۔ وہ جگہیں جہاں ہڈی کے ساتھ جلد قریب ہوتی ہے، جہاں درمیان میں گوشت کی موٹی تہ یا چربی کی تہ نہیں ہوتی، وہاں جلد کا زود حس ہو جانا، اس میں کئی قسم کی تکلیفیں جیسے کہ چھل گئی ہو، دکھن ہو، اس میں فائٹولاکا بھی اس میں بھی یاد رہنی چاہیے۔ اور بون پینز جن کو کہتے ہیں، ان میں مرکری بڑی نمایاں طور پر مشہور معروف ہے۔ یعنی بون پینز کئی قسم کی ہیں، ایک تو ایسی بون پین ہے جس کو یوپیٹوریم کی بون پینز کہا جاتا ہے۔ یوپیٹوریم ایک دوا ہے جس کو انفلوئنزا میں، اور خاص طور پر وہ جو بخار ایک ہوا کرتا تھا جو کتری کاٹنے سے، کیا کہتے تھے اس کو، شدید دردیں جسم، ہڈی جوڑ کے نہیں، کتری سے بخار چڑھتا تھا جو 5-7 دن خوب بخار رہتا تھا، اور جتنی ہڈیوں میں دکھن اس بخار میں ہے اتنی شاید کسی اور چیز میں نہ ہو، وہ یوپیٹوریم کے مشابہ ہے، اس میں اس سے فرق پڑتا ہے، اور عموماً ہڈی کے دردیں کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ وہ ملیریا وغیرہ میں نے استعمال کر کے بھی دیکھا ہے، کروایا بھی ہے، یوپیٹوریم سے کوئی خاص ایسا فائدہ نہیں پہنچا، لیکن اس بخار میں یوپیٹوریم مفید رہتا ہے۔ اور ہڈی کے درد جس کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہڈی کے اندر درد نہیں ہوتی، وہ جو ارد گرد اعصاب نروز کی یا وہ کیا کہتے ہیں نسوں کی جھلیاں سی بنی ہوتی ہیں، ان میں دردیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں فائٹولاکا میں بھی یہ بات ہے، لیکن مرکری میں بہت نمایاں ہے، اور مرکری میں اس لیے وہ واقعتاً ہڈی کی ہیں کہ مرکری میں ہڈیاں گلانے کی طاقت پائی جاتی ہے، اس لیے جب ہڈیوں کے ناسور ہوں، ہڈیاں گلیں، تو ان میں مرکری کام آتا ہے، اس لیے سفلس کی یہ چوٹی کی دوائی سمجھی جاتی ہے۔ سفلس بھی ہڈیوں کا دشمن ہے، اور گلینڈز کو بھی سفلس کھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہڈیوں کے علاج اگر آپ غلط کریں یا گلینڈز کے غلط علاج کریں تو دماغ پر اثر کرتا ہے سفلس، اسی لیے سفلینم ان 3 چیزوں میں بڑا نمایاں اثر رکھتی ہے۔ مرکری بھی یہ ایک قسم کے چین، ایک سلسلہ بیماریوں کا ایسا رکھتا ہے جس میں
मसल्स के वो हिस्से जो थिन हों, फिर हड्डियाँ, फिर ग्लैंड्स जिनमें जिगर, गले के ग्लैंड्स, दूसरी ऐसे भी ग्लैंड्स जो मुख्तलिफ नाम हों मगर ग्लैंड जो भी हों उनमें मरकरी असरअंदाज होता है। और दिमागी इलामतें, जब इन इलामतों में आराम आए और दिमाग की तरफ मुंतकिल हों या बिलाखिर दिमाग पर असरअंदाज हो जाएं, खा मुंतकिल होती दिखाई दें या ना दें, बाज़ इकट्ठी भी रहती हैं, उसमें भी मरकरी नुमाया है। फाइटोलाका भी इन बातों में मरकरी से कुछ मुशाबे है। अल्सर्स जो गले में हों, जिल्द में हों, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में हर जगह हों, उनमें ग्लैंड ये बहुत अच्छी दवा है। और मरकरी का जो मुंह है उसका नक्शा भी यह है, F3 अल्सर्स, गले की भी खराबी, उसमें भी नासूर से बने हुए, ये सारी तस्वीर फाइटोलाका में पाई जाती है। और हार्डन्ड इन ग्लैंड्स जिनमें इस किस्म की सपुरेशन के इम्कानात हों, उनमें ये अच्छी दवा है। लेकिन अगर फाइटोलाका देर में दी जाए और सपुरेशन सेट हो रही हो, यानी उसमें पीप बनने की टेंडेंसी पैदा हो जाए, तो फिर इसकी मदद सल्फर से ना, हैपर सल्फ से या सिलिशिया से करनी पड़ती है। इसकी म्यूकस भी हैपर सल्फ से मिलती है, थिक टेनेशियस, जो म्यूकस गले में रहती है, हर वक्त तंग करती है, वो गाढ़ी भी होती है और चिमट जाने वाली। अब औरतों के लिए, खास तौर पर दूध पिलाने वाली औरतों के लिए, तो ये दवा बाज़ दफ़ा बहुत ही अहमियत रखती, गैर मामूली अहमियत रखती है, क्योंकि वो इलामतें न मरकरी में हैं न किसी और मारूफ दवा में। अब छाती का कैंसर ग्लैंड से शुरू होता है, ग्लैंड्स की स्टिफनिंग से उसमें नज़र आ जाती हैं गुठलियाँ वगैरह तकलीफ दे। लेकिन इसमें तीन दवाएं ऐसी हैं जो कैंसर से पहले की स्टेज में बहुत मुफीद हो सकती हैं और कैंसर के एहतमाल को कम कर देती हैं या बाज़ दफ़ा ख़त्म भी कर देती हैं। बाज़ दफ़ा इसलिए हम कहते हैं कि पता नहीं वो कैंसर बनना था भी कि नहीं, लेकिन जब ये दवाएं दी जाएं तो ऐसी औरतों में वो गुठलियाँ कैंसर नहीं बनती जो बिलअमूम अगर छोड़ा जाए तो कैंसर बन जाती हैं। इसलिए अगर ना बने तो हम अंदाज़ा ही कह सकते हैं, यकीनन नहीं कह सकते कि कैंसर था। अक्सर होम्योपैथ ने टेस्ट तो नहीं करवाया हुआ, लेकिन ये देखा है कि जो गुठलियाँ इन दवाओं से खुदा के फल से शफा पा जाएं, उनमें फिर आगे बहुत सी परेशानियों और तकलीफ़ों से निजात मिलती है। फाइटोलाका में भी हार्डनिंग ऑफ ब्रेस्ट्स बड़ी नुमाया है, ब्रायोनिया में भी बहुत है, बेलाडोना में भी बहुत है। बेलाडोना में तो सुर्खी भी बहुत नुमाया पाई जाती है साथ, लेकिन ब्रायोनिया में बगैर सुर्खी के सख्ती, जिसको ज़रा सी भी हरकत से शदीद तकलीफ पहुंचे और बाज़ दफ़ा पूरी ब्रेस्ट गुठली बन जाती है सख्ती में, उसमें फाइटोलाका भी ब्रायोनिया से बहुत मुशाबे है। लेकिन फाइटोलाका की जो करतूतें हैं वो ब्रायोनिया में नहीं हैं। ये दूध पिलाने वाली औरतों के लिए एक, यानी फाइटोलाका चूँकि ऐसी बातें करती है इसलिए होम्योपैथिक में बेहद मुफीद है। फाइटोलाका का जहर जब असर दिखाए तो दूध खट्टा, जहरीला और बाज़ दफ़ा फटने लग जाता है। यानी अव्वल तो तकलीफ होती है उसके निकलने से, लेकिन दही की तरह दूध निकलेगा। ये और किसी दवा में नहीं है सवाए फाइटोलाका के। इसलिए अगर गुठलियाँ भी हों और दूध की ऐसी इलामतें हों तो लाजिमन फाइटोलाका देना चाहिए। 30-200 वगैरह में ये अच्छा काम आता है।
वो औरतें जिनमें दूध की कमी हो उनमें जो दवाएं हैं उनमें एक फाइटोलाका भी ऐसी है जो दूध बढ़ाने में मुफीद हो सकती है अगर वो रुझानात पाए जाते हों। और ऐसे दूध जिस तरह के मैंने बयान किए हैं उनमें खट्टे और उनमें जहरीले से मादे, कुछ रंगत में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इनमें फाइटोलाका अल्लाह के फजल से पूरी शिफा दे देती है। और वो नर्सिंग मदर्स जिनको कहते हैं बच्चों को दूध पिलाने वाली, उनके वो अपना दूध अपने बच्चों को पिला सकती हैं। फिर लेकिन उस अरसे में नहीं पिलाना चाहिए जब तक ये बदअसरात हों, वरना वो बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं। इसमें जो छाती की तरफ तकलीफ़ों का रुझान है वो ज़्यादातर कोल्ड और डैम्प यानी ठंडे और नमदार मौसम में होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा जिनको इसकी तरफ ज़्यादा रुझान हो, जिन औरतों का लाइकोपोडियम की फाइटोलाका की तरफ, उनका नज़ला छाती पे गिरता है। यानी बाज़ लोगों का नज़ला नाक पे गिरता है, बाज़ों का मसाने पर गिरता है, गुर्दे पर गिरता है। जब हम ये कहते हैं तो एलोपैथिक में पता नहीं इसे तस्लीम किया जाता है कि नहीं, मगर कोल्ड अगर नाक में हो तो अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी हो सकती है। और वैसी ही इलामतें तहरीक की, पानी का निकलना और बेचैनी, चलन, ये सब इलामतें वहाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो इसमें ये अजीब बात है कि नज़ला छाती पर गिरता है, गोया के छाती के अंदरूनी हिस्से पर नहीं, छाती के ग्लैंड्स पर, और वहाँ हार्डनिंग शुरू हो जाती है, दर्दें शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में फाइटोलाका खुदा के फजल से बहुत ही ज़ूद असर है और जल्द असर दिखाती है। इसमें दूध धागेदार भी बन जाता है, बाद दफा दूध निकलता है तो जिस तरह मकड़ी का जाला हो उस तरह उसमें धागे लंबे लंबे पाए जाते हैं, एक दूसरे से मिलता है और स्ट्रिंग्स बना देता है। डिफ्थीरिया में भी ये मुफीद है। क्योंकि फाइटोलाका की जो मोशन है वो क्या है, राइट से लेफ्ट है या लेफ्ट से राइट है? लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट। जो नहीं हाँ, मुझे भी अब याद नहीं है, किसी से ये मिलती है तो शायद, मगर मेरा रुझान भी इसी तरफ है वैसे, कि लेफ्ट से राइट की तरफ है। चेक करूंगा मैं। इसमें आप देखें, अभी बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनका रुझान है बाईं तरफ से शुरू होकर दाईं तरफ हरकत करती हैं, बाज़ दाएं से बाईं तरफ शुरू हरकत करती हैं। जो राइट साइडेड हैं, राइट से शुरू होकर, उनमें कौन कौन सी नुमायाँ हैं? लाइकोपोडियम, और एलो हाँ, एलो एलो भी राइट दाएं से शुरू होकर बाईं की तरफ हरकत करती है या वहीं बैठी रहती है? और वो भी देख लें लोग। अच्छा, प्रोटो आयोडाइड और मरकरी। मरकरी के दो आयोडाइड्स हैं, एक प्रोटो आयोडाइड है, एक बिन आयोडाइड है। प्रोटो आयोडाइड में दाईं तरफ से बाईं तरफ की हरकत का रुझान है और बिन आयोडाइड में बाईं तरफ से दाईं तरफ का। और फाइटोलाका में भी है रुझान, जो मुझे जहाँ तक याद है वो दाईं से बाईं की तरफ हरकत है, लेकिन अभी चेक, बाएं से दाईं की तरफ। राइट साइड हैं? क्या हो गया? एक वर्स राइट साइड लिखिए जरूर, ये तो नहीं लिखने किस फाइटोलाका जी वेस्ट राइट साइड, जी वर्स राइट साइड लिखिए। तो हरकत इसमें नहीं है कोई, हरकत नहीं है वैसे, लेकिन लेके से इसको उसने मुशाबे दिया है। तो वो तो फिर वर्स लेफ्ट साइड होती है।
लेकिन जो उसने मोडालिटी लिखी है उसमें वर्स राइट साइड लिखी है। लेकिन लेगसिस के मुशाबे है। जी लेगसिस से मुशाबिह। लेगसिस तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होती है। ये मैं चेक करूंगा, मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं किसी वक्त ये पढ़ा था, मुझे तभी याद आया था मर्क बिन आयोडाइड वगैरह के साथ मुकाबला और लेगसिस का। और बहुत सी दवाएं हैं जिनमें हरकत दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं है, लाइकोपोडियम दाएं से बाएं। दाएं से बाएं है, और जिनमें दोनों तरफ की हरकत है यूं साइड पे, उनमें दो नुमाया मैंने आपको बताई हुई हैं दवाएं। वो कौन सी हैं? कौंधे की तरह कभी दाएं से बाएं कभी बाएं से दाएं। पल्स्टिला एक ठीक है, और नहीं सिमिसिफ्यूजा में वो ठीक है आपकी बात, मगर वो और चीज बताई थी मैंने। फड़कते हैं जो फड़ते उसके मसल्स के स्पेजम्स जी की बात हुई थी जी कि स्पेजम्स बदलते हैं, दाएं से बाएं आ जाते हैं, बाएं से दाएं चले जाते हैं। लेकिन उसमें बोझ का भी मैंने बताया था कि जिस करवट आप जिस तरफ लेटे हैं वहां ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बाईं तरफ लेटेंगे तो बाईं तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो वैसी हरकत है ना बीमारी के मिजाज में दाखिल, इसमें सबसे ज्यादा जो तेज हरकत है दाएं से बाएं बाएं से दाएं उछल के कभी इधर कभी उधर, वो लाक डेफ्लोरेटम लाक कनाइनम में है। लाक कनाइनम ठीक है क्या? हाँ 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 वही। आज कल किसी का खत आया कि हम आप जब बोलते हैं वो आवाज आ जाती है, जो बैठे हुए दोस्त जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं या ख्वातीन बोलती हैं उनकी आवाज नहीं आती। तो हमारे हर एक के पास तो हमारा माइक्रोफोन है नहीं ना। डॉक्टर साहब के पास तो हमने खासतौर पर रखवाए हुए, इनसे कई दफा पूछना पड़ता है एलोपैथिक का हाल, इसलिए बाकी साहब के पास है नहीं। अगर कोई ऐसी बात हो, पीर साहब के पास तो है, इसने यहाँ जो दो बड़े होंगे बैठे हैं उनकी वजह से, अगर कोई ऐसी बात हो जो किसी ने कही हो और बाहर बयान करनी जरूरी हो तो मैं बता दिया करूंगा फिर क्या जवाब आया है। अक्सर मैं बता भी देता हूँ, बल्कि बाद में नाम भी बता देता हूँ कि उसने इतना अच्छा जवाब दिया है, ठीक नहीं? आयोडाइड में से राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है? अभी बताया था। और प्रोटोआयोडाइड राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन प्रोटोआयोडाइड में दाईं तरफ का रुझान तो बहुत नुमाया है, दाईं तरफ से बाईं तरफ मुंतकिल होने का रुझान कम मिलता है, लेकिन रोजमर्रा की आदत इसकी नहीं है। बिन आयोडाइड में ये नुमाया है, और लेगसिस की तरह बाईं तरफ से मदद शुरू होगा तो दाईं तरफ जाने की जरूर कोशिश करता है। ये बिन आयोडाइड और लेगसिस। एक वो कहते हैं कि आप जो दवाओं के नाम लेते हैं, अक्सर ऐसे दोस्त हैं जो नए बन रहे हैं होम्योपैथ, उनको समझ नहीं आती, एकदम बोलने से पता नहीं लगता, तो इसको वहाँ लिखना चाहिए नुमाया। मेरा ख्याल है, मैंने कहा तो हुआ, लिखते नहीं हैं हुजूर लिखा हुआ आता है जो शुरू हुजूर पूरी डेट स्क्रीन के ऊपर चली जाती है। हाँ हाँ, अंग्रेजी में भी आता है, उर्दू में भी। खाली अंग्रेजी में, उर्दू में हमारे पास लिखने का है नहीं। उर्दू में भी अगर हो सकता तो अच्छा होता, मगर मजबूरी है। अंग्रेजी में किसी से पढ़वा लिया करें जिनको नहीं आती। हाँ, पोटेंशिया भी बताते हैं साथ। पोटेंसी के मुतालिक तो मैं पहले भी कई दफा समझाया, लोग फिर भी नहीं पूछना नहीं छोड़ रहे कि अगर ना तजर्बा हो तो बेहतर है 30 में शुरू करें, और जिन दवाओं में नुमाया तौर पर मैंने बताया हो कि 200 या 1000 वहीं तक महदूद रहें। जब तजर्बा अपना वसी हो जाएगा फिर हर तरफ की पोटेंसी इस्तेमाल करके देखी जा सकती है। बाज़ पोटेंसियाँ ऐसी हैं जिनका मसलन मुझे भी अब बाज़ों ने बताया है तो पता लगा कि ये उस पोटेंसी में मुफीद हो सकती है। इसलिए जब अहमदी हर जगह तजर्बे कर रहे हैं उससे हमारे सब के इल्म में इजाफा होगा। और बाद में आपको खुद बता चुका हूँ कि अगर
छोटी काम ना आए तो बड़ी देनी चाहिए, बाज़ दफ़ा ये बताया है कि बड़ी नहीं देनी चाहिए, छोटी देनी चाहिए, बताया है वो ना मुख्तलिफ। मसलन नींद के मुतालिक मैंने बताया था रात को नींद उड़ जाए तो नक्सवामी का 30 उसमें मुफीद है, लेकिन साथ ये भी बताया था कि जो ज़्यादा हिस्स वाले हैं उनमें 30 मुफीद है और जो निस्बतन कम जूद हिस्सों उनमें ऊंची देनी पड़ती है। चुनाचे एक दोस्त का मुझे ख़त भी मिला कि मुझे इसी किस्म की कैफियत थी, मैं नींद नहीं आ रही थी तो 30 मैंने इस्तेमाल की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने 200 खाई तो फ़ौरन आराम से सो गया, सुबह 5 बजे फिर आँख खुली। तो सब जगह अहमदी दोस्त पोटेंशियो में भी तजर्बे शुरू कर चुके हैं। तो जिन्होंने सवाल किया उनको मैं जवाब देता हूँ कि आप इस असूल को अमूमन पेश नज़र रखें कि 30 में रोज़मर्रा और 200 या 1000 भी दी जा सकती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन लाख के मामले में या 10,000 वगैरह के मामले में ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि अगर वो गलत दी गई तो उसका असर फिर बहुत लंबा चलता है, उसको एंटीडोट करना आसान नहीं रहता। ये जो तजुर्बा मैंने आपको बताया था मेलिग्नेंसी को रोकने का, ये बाद और डॉक्टरों ने भी लिखा है, कैंट ने भी लिखा है कि मेलिग्नेंसी को रोकती है, मगर मुझे समझ नहीं आया कि वो किस तरह कहते हैं कि मेलिग्नेंसी को रोक लेती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसने मेलिग्नेंट बनना था कि नहीं। कैंट ने इसका हल ये सोचा है दिलचस्प, वो कहता है कि मेलिग्नेंसी को बहुत से मामलात में डिले कर देती है। जिसका मतलब ये है कि बाज़ जगह मेलिग्नेंसी नहीं रुकी और उन्होंने कहा डिले कर दिया, और जहाँ मेलिग्नेंसी से मुराद है कैंसर बनना, जहाँ बना ही नहीं वहाँ ये किस तरह पता था कि वो कैंसर था ही नहीं। इसलिए मैंने एहतियात से ये आपको बताया है। मेरे ख्याल में तो अगर इब्तदा में सही इलाज हो जाए तो कैंसर बनने का एहतमाल कम हो जाता है बहुत। बाद में बाज़ लोग छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते, दोबारा फिर वो बीमारी आती है। फिर अगर उसने पहले भी कैंसर का रुझान उसमें मौजूद था तो फिर वो ख़तरा है कि वो बन जाए। मगर फाइटोलाका में भी कैंट यही लिखता है कि इसके असर से कैंसर अगर होने हों तो लेट हो जाते हैं, यानी 2-4 साल और आराम से गुजर जाते हैं। जहाँ ये ख़तरा हो वहाँ निगरानी ज़रूरी है। ब्रेस्ट में तो बहुत ही ज़रूरी निगरानी है कि जहाँ भी गुठलियाँ वगैरह पैदा हों वहाँ एक इलाज के बाद मरीज़ को मुस्तकिल वॉच किया जाए, उसको निगरानी की जाए। अगर कभी भी वो आराम से दोबारा पैदा हो तो वही दवाई पहले दी जाए, अगर फ़ायदा ना हो तो फिर दूसरा इलाज शुरू कर दिया जाए। तो अगर निगरानी रखी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कैंसर पैदा हो, क्योंकि वो एकदम तो नहीं आया करता, कुछ इलामतें आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर जाकर वो कैंसर में तब्दील होती हैं। ब्राउनिया में और इसमें दोनों जगह डॉक्टर ये लिखते हैं हैवी स्टोन्स, लगता है पत्थर भरा हो, ऐसी गुठली होती है जो पत्थर की तरह सख्त। एक चीज इसकी बहुत नुमाया है जो बाकी दुआओं में कम मिलती है, वो है नाक का कैंसर। नाक के कैंसर के लिए बहुत कम अद्विया में जिक्र मिलेगा आपको, लेकिन फाइटोलाका में ये नुमाया तौर पर बयान किया जाता है। खुद मुझे कभी तजुर्बा नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अभी मुझे ख़त आया था चंद दिन पहले एक मरीज़ का कि एक अहमदी दोस्त का कि उनके किसी बुज़ुर्ग को नाक का कैंसर है, बहुत तकलीफ़ है, तो मैंने दवाई लिखवाई थी उनको कोई, हाँ वो ये थी या कोई और थी, चेक करना। एक और दवाई में भी मुझे याद पड़ता है कि नाक का कैंसर है, मैंने उनको वो लिखवाई थी और अब मुझे याद नहीं रही ये थी या वो दूसरी दवाई थी। इसलिए अगर वो कोई और दवा हो
तो ये भी भेज देना फिर। रिंगवर्म में भी अच्छी दवा है, और बार्बर्स इच जिसको कहते हैं ना, इसकी हजाम की खुजली, क्या होती है ये बताएं? दाद जिसे कहते हैं? हैं, दाद नहीं, हजाम की खुजली जिसको कहते हैं। साइकोसिस। हैं? साइकोसिस नहीं, दाने से निकला। बार्बर्स इच फंगल इन्फेक्शन। फंगल, ठीक है, होती है फंगस इन्फेक्शन, लेकिन जहां जहां से बाल कटते हैं वहां छोटे छोटे दाने से इन्फेक्शन, आसार, खुजली बहुत होती है, बाज़ दफा खुश्क होती है, उसमें सीकरी सी उतरती है, और ना वो बढ़ती है, ना वो नमदार होती है, ना वो खुश्क होती है, तो मुसीबत है एक। 3 किस्म की चीजें हैं जो बालों की जड़ों के पास इस तरह नुमाया तौर पर मिलती हैं एक्जिमे के अलावा। एक्जिमा तो पहचाना जाता है, वो सारे सर पे, अगर सर पे होगा, सारे सर पे वो बना देता है एक खौल सा, पीप रिसती है, बदबू पैदा होती है, कई दवाओं में वो है, मेजरियम में नुमाया है, सोराइनम में नुमाया है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ एक्जिमे के आसार ना हो, सिर्फ खारिश हो। और बाद ऐसे मरीज मैंने देखे हैं कि उनकी खारिश खत्म ही नहीं होती, हर वक्त सिर पे खारिश चल रही, यहाँ चल रही है। उसमें फाइटोलाका भी अच्छी दवाओं में से है, मैंने काफी असर रखती है। रिंगवर्म्स की दवा है, और रिंगवर्म में भी अमूमन काफी परेशान कुन चीजें हैं। ये जो आपके जो आम बीमारी है ना सर की, इसको एलोपेशिया कहते हैं, उसमें भी रिंगवर्म्स काम करते हैं। बाज़ दफा रिंगवर्म्स हो जाएं तो बालों के गुच्छे वहां से पूरे के पूरे उतर जाते हैं। उसमें आमतौर पर तो एलोपेशिया वाला नुस्खा जो मैंने लिखवाया था वही काम आता है, लेकिन बाज़ दफा रिंगवर्म भी देना पड़ता है। रिंगवर्म ट्यूक्रियम में नुमाया पाया जाता है, और फाइटोलाका में भी रिंगवर्म एक नुमाया हैसियत रखता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिर्फ सर के लिए लिखा है या बाकी जिस्म पे भी अगर हो? बार्बर जहां भी होगी, रिंगवर्म जहां भी होगा। सर की मैंने मिसाल दी थी, ठीक है। वरना हर जगह। हाँ, एक और चीज होती है बाल तोड़, वो मैं बता रहा था, 3 किस्म की चीजें हैं। एक है यही बार्बर्स इच, दूसरा है एलोपेशिया, और एक चीज है जो बाल जहां से टूटे वो जिल्द के अंदर थोड़ा सा वापस होते, उसको काटते हैं ना तेज आले से, तो जिल्द में बाज़ दफा वो चला जाता है। बाल नोचते हैं तो जिल्द के अंदर से टूटता है, वो बाल जो है वो छाले पैदा करता है, और बाज़ दफा उससे बहुत खराबी पैदा होती है। इर्द गिर्द सारे बालों की जड़ों में से छाले वाले निकलने शुरू हो जाते हैं। उसका इलाज जो है वो सिलीशिया और हेपरसल्फ वगैरह में है, वो इन चीज़ों में नहीं है, या बाज़ दफ़ा नेटर में और भी उसमें मुफीद होती है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये और किस्म की बीमारियां हैं, जल्दी बीमारियां, उनको बाल तोड़ कहते हैं उर्दू में, बाल तोड़। अब मैं आपको, आज मैंने सोचा था 2 दवाएं पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वक्त मिल जाएगा। ये छोटी छोटी दवाएं हैं। लीडम पल्स्टर या पेलेस्टर, आई एम सॉरी, लीडम पी के तौर पर याद था, ये पेलेस्टर है इसका नाम, लीडम पेलेस्टर, और लीडम पी के तौर पर याद रखें। ये आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, कम्बिनेशन में आर्निका, लीडम और आर्सेनिक, ये आर्निका, लीडम और लेक्सिस, ये जहरीले जानवरों के कांटे के इलाज के तौर पर, और रोमेटिक तकलीफ़ों में जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएं उनमें लीडम, ऐसी रोमेटिक तकलीफ़ें जिनको ठंड से आराम हो, सर्दी से आराम हो। बाज़ मरीज़ हैं रोमेटिक जिनके पाँव में तकलीफ़ है, वो ठंडे पानी में पाँव रखते हैं, और पानी जब गर्म हो जाए तो फिर दोबारा ठंडा बदलवाते हैं। बाज़ मरीज़ तो
बर्फ डलवाते हैं उनमें, क्योंकि जब भी पाँव ज़रा अपनी तभी हरारत में बाकी तरफ वापस लौटता है तो दर्दें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो लीडम का इब्तदाई तारुफ में करा चुका हूँ, ये अब बाकायदा आज सबक के तौर पर हम पढ़ेंगे। लीडम वो सांप का जहर नहीं मगर सांप के जहर के मुशाबे लेकेसिस से सबसे ज्यादा मिलता है। इसके भी बाईं तरफ का रुझान बहुत है, लेकिन लेकेसिस आमतौर पर ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करती है, या यूं कहना चाहिए कि ऊपर की धड़ में ज्यादा नुमायां इलामतें हैं बनिस्बत टांग के, लेकिन हरकत इनकी दिल की तरफ ही होती है। असल में सर से दिल की तरफ, नीचे से दिल की तरफ और बाजुओं से दिल की तरफ, वो लेगेसिस की खास इलामतें हैं। लीडम भी बाएं तरफ होने के लिहाज से लीडम लेगेसिस से मुशाबे है। और जहां तक ट्रॉमा का ताल्लुक है, चोटों का, उसमें इसको आर्निका और हाइपेरिकम के साथ रखा जाता है। बैलिस से भी बाज़ दफ़ा मुगालता लगता है, लेकिन दरअसल बैलिस का मुतबादल ये नहीं बन सकती। अब मैं बताता हूँ लीडम क्यों वो कहाँ इस्तेमाल होती है। चोटें हों और गहरा असर छोड़ जाएं, या बास किस्म के जख्म लगें और लंबा असर छोड़ जाएं, उनमें लीडम मुफीद है। लेकिन लीडम के जख्म वो हैं जो नोकदार चीज़ों के जख्म हों। कील चुभ गया है पाँव में, कांटा चुभ के कुछ टुकड़ा अंदर रह गया है, या ना भी रहा हो तो उसका गंध जो है वो अंदर यूं लगता है जैसे पूरा कील सा बन गया है, और इसके जख्मों में से फिर दर्द की लहरें, बावजूद इसके कि जख्म मुंदमिल हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस पाँव में जहाँ जख्म है वहाँ से दर्द की लहरें बिजली की कौंदों की तरह उठती हैं और बाद दफ़ा नीचे वापस आती हैं। तो उसमें लीडम अच्छी दवा है। और ऐसी सूरत में अगर तशन्नुज हो तो लीडम उस तशन्नुज को भी दूर करती है। गंदगी में जहाँ तक घोड़े का के फुजले का ताल्लुक है, लीद, घोड़े की लीद का, वो टेटनस पैदा करने में बहुत शोहरत रखता है। लेकिन घोड़ा अगर खुद किसी कील वगैरह पे पाँव रख दे और वो गहरा जख्म अंदर हड्डी के किनारे तक जा पहुंचे, तो उसमें उसका टेटनस रोकने के लिए लीडम दवा है। और लीडम में टेटनस का रुझान पाया जाता है, खा वो जरासीम से हो या ना हो, इससे कतई नज़र। पेरियोस्टियम का जख्म जो है ना, उसकी दरअसल से लीडम दवा है। इस पहलू से हाइपेरिकम के मुशाबे है। हाइपेरिकम हड्डी के गिर्द जो नसें फैली हुई हैं, उनके जख्मों को, उनको दुख पहुंचने के नतीजे में अक्सर हाइपेरिकम काम आती है। या निश्तर से मसलन जराही के वक्त अगर नर्व्स कट जाएं ऐसी जगहों से कि वो बज़ाहिर मुंदमिल हो जाए जख्म, लेकिन नर्व्स में वो दर्दें वाक़ई रहें, उनमें भी हाइपेरिकम काम आती है। उसके ये मुशाबे नहीं है लीडम। ये पेरियोस्टियम की जो दर्दें हैं उनके मुशाबे है, यानी हड्डियों के गिर्द ख़ासतौर पर नोकदार चीज़ से चोट लगे, उसमें मुफीद समझी जाती है। मुफीद है वाक़अतन, मैंने तजुर्बा करके देखा है। स्टैक्स, नीडल्स, इस किस्म की सारी चीज़ें इससे आमतौर पर एंकल में अगर मोच आ जाती है तो आर्निका, मैंने कहा था ऊंची ताकत में दें, उसके बद असरात लंबे फिर रहते नहीं हैं, अक्सर साफ हो जाएंगे। मगर जिनको पुराने ज़मानों में मोचें आई हैं, बार बार आई हैं, उनके टेंडन्स में
जो असर रह जाते हैं उन पर आर्निका का कोई असर नहीं है। उनमें ज़्यादा असर जो है वो दो चीज़ें करती हैं, दिखाती हैं, एक बेलिस और एक रूटा। उनको याद रखना चाहिए। और एक और अजीब दवा है जिसके तरफ बहुत कम लोगों का ख्याल जाता है, और उस दवाई को बांध दिया है रात को पेशाब करने की आदत से, और वो है एक्विजिटम। एक्विजिटम के मुतालिक आमतौर पर होम्योपैथ उसका सोचते भी नहीं हैं एंकल्स की तकलीफ में, यानी टखनों की तकलीफ में, और कहा यह जाता है कि बस वो रात को बिस्तर पे जो बच्चा पेशाब करे उसको एक्विजिटम दे दो। हालांकि एक्विजिटम वहाँ बहुत कम असर दिखाती है जब तक एक्विजिटम का मिजाज न मिले, इसलिए मैंने एक्विजिटम भी नोट में रखी है, आपको कुछ पढ़ा दूंगा। उस वक्त तक वो रात के पेशाब में कुछ भी काम नहीं देती। लेकिन अगर एंकल्स में बार बार मोच आने की वजह से कोई पुरानी तकलीफ रह जाए और मुतवर्रम हो और बार बार उसमें तकलीफ उठती हो, तो उसमें ये बहुत अच्छी है। एक्विजिटम बड़ा नुमाया असर करती है। ये जो पैर की कोई और मोच हो पैर के ही हिस्से में, उसमें भी बेलिस और रूटा में बड़ी दवाएं हैं ना, लेकिन टखने के गिर्द वर्म पैदा करके जो बैठ जाती हैं चीजें, उनमें एक लीडम भी है जो टखनों पे वर्म पैदा करती है। लीडम की वर्म चोटों से ज्यादा वो रूमेटिक फिनोमिना से ताल्लुक रखती है, जिसको क्या कहते हैं रूमेटिक को उर्दू में? वजह मुफासिल है ना। मुफासिल तो जोड़ों की दर्द है ना। रूमेटिज्म तो सारे बदन में, असाब में, हर जगह हो जाता है। जो उजलात में गंठिया तो गाउट को कहते हैं, छोटे जोड़ों का। वजह मुफासिल तो कहते ही हैं, मगर मुफासिल तो जोड़ों को कहते हैं। नकरस उसको छोटी उंगलियों में दर्द को रूमेटिज्म या रूमेटाइड आर्थराइटिस, बिल्कुल ठीक है। आर्थराइटिस जो है वो तो हड्डियों के से ज्यादा ताल्लुक रखता है। आइटिस सोजिश हुजूर और आर्थरोस जोड़ किसी जोड़ का भी वजह मुफासिल का जी वही तर्जुमा जी वजह मुफासिल का तर्जुमा आर्थराइटिस है। लेकिन रूमेटिज्म जो है वो है यही जो मैं बयान कर रहा हूँ। लिगामेंट वगैरह या हर सारे जिस्म में, मसल्स में, हर जगह जो मादे बैठते हैं, फासिद मादे, उनसे पैदा होता है, उसका अमूमी नाम रूमेटिज्म है। तो ये जो जोड़ों में, इसके टखनों वगैरह में जो वर्म पैदा करता है, इसका रोमेटिक ओरिजिन है, वो चोटों का नहीं। चोटों के नतीजे में जो दर्दें, जो बद असरात रहते हैं, उनमें एक रूटा है, एक बेलिस पेरेनिस है, और एक एक्विजिटम जिसको मैं बता रहा था कि बहुत कम इसकी तरफ ध्यान गया है। हालांकि मैंने देखी है, बहुत मुफीद है। बाज़ बातें ऐसी हैं जो आमतौर पर किताबों में मिलती नहीं, लेकिन तजर्बे से ख्याल में आती हैं। फिर आप उन पर तजर्बा जब करते हैं तो उनको मुफीद देखते हैं। उसको कहते हैं क्लिनिकल एविडेंस। और होम्योपैथिक के फरूग में क्लिनिकल एविडेंस ने बहुत बड़ा काम किया है। एक ज़माना था जब वो प्रूविंग्स हुआ करती थी बहुत, और प्रूविंग्स कर करके बहुत सी दवाओं का उन्होंने हाल मालूम किया। वो बहुत अच्छा तरीक़ था। लेकिन इस ज़माने में प्रूवर्स भी नहीं मिलते, और प्रूविंग करने के लिए जो जितनी बारीक सोचें चाहिए और खाली ज़हन हो के हर किस्म के तसव्वुरात से आरी होकर इंसान प्रूविंग कराए, वो बहुत मुश्किल मिलता है। इसलिए मैंने एक लेक्चर में अहमदियों को अमूमन ये नसीहत की थी कि वसी अपने अपने इलाक़ों में जहाँ भी मुमकिन हो वो प्रूविंग करें, और प्रूविंग के असूल भी बता दिए थे, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ प्रूविंग्स नहीं हो सकती, वहाँ अगर होम्योपैथ सिर्फ किताब का ग़ुलाम बन के ना रहे, बल्कि अंदाज़े लगाए कि क्यों दिक्कत पैदा हो रही है, ये वजह तो नहीं,
तो उससे उसको बहुत सी नई बातें मालूम हो जाएंगी जो दूसरों के काम आ सकती हैं। अब ये जो इसकी चोट है टखने की, इसके मुतालिक मैंने नोट किया है कि ये ज़रूरी नहीं कि टखने ही में रहे। बाज़ दफ़ा ये पिंडलियों का स्पेज़म बनती है, उसमें बहुत ज़ोर से ये तशन्नुजी इलामतें पैदा हो जाती हैं। चलने से, ज़्यादा हरकत से तशन्नुज बनता है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ की नसों में कोई तकलीफ़ रह गई है बाकी। जब उस पर दबाव पड़ता है तो उस बेचैनी का इजहार करती है, और बाज़ दफ़ा रिफर्ड होती हैं। ये रिफर्ड का मतलब है जहाँ चोट थी वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह। तो ये जो स्पेज़म्स हैं ये उठकर बाज़ दफ़ा घुटनों में बैठ जाते हैं, घुटनों के गिर्द मसल्स में, और यही टखने की तकलीफ़ बाज़ दफ़ा जोड़ों में यहाँ आकर हिप्स में आके बैठती है, और वहाँ जितना मर्जी दूसरा इलाज करें वो काबू नहीं आती। अगर आप सही इलाज करेंगे तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मुंतकिल होगी और टखने में आके बैठेगी। फिर जहाँ पहले उसको चोट लगी थी वहाँ उसका इलाज हो और ठीक हो जाए, वापस ना जाए तो बीमारी गई। वरना आप कहें अच्छा जी टखना ठीक हो गया, थोड़ी देर के बाद देखा तो हिप पकड़ी गई, हिप ठीक हुई तो ये जॉइंट पकड़ा गया। तो ये एक ही बीमारी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी एक जुज़ है असल में। ये उसके हिस्से अज़ा में जो मिलते हैं, इनका जो शऊर, आखिरी शऊर है वो एक है, उसमें वहदत पाई जाती है। ज़िंदगी में एक वहदत है जो खुदा ताला की वहदत के परतौ से पैदा होती है। इसलिए बीमारियां भी वो एक वजूद की बीमारियों के तौर पर बाज़ दफ़ा अमल दिखाती हैं। यहाँ से कभी उधर कभी उस तरफ बेचैनी का इजहार ज़रूर होगा, लेकिन कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा। और बीमारी के नज़दीक ये अक्ल और सोच तो नहीं है, लेकिन रूह की चूँकि सोच है, इसलिए उसके साथ इन बीमारियों का मिजाज मिलकर ये अदलने बदलने वाली कैफियत पैदा होती हैं। दाईं से बाईं की तरफ हरकत, बाईं से दाईं की तरफ, बाएं से दाएं और दाएं से बाईं को, इसके लिए कोई एलोपैथिक तशरीह नहीं है क्यों होती है, मगर सवाए इसके कि गले के मुतालिक वो कह देते हैं कि अगर दाईं तरफ का किसी को सोर थ्रोट यानी गला ख़राब हुआ है, अगर वो दाईं करवट सोता है तो इम्कान मौजूद है कि रात को वो मादा आहिस्ता आहिस्ता गिर गिर के तो दाएं ग्लैंड को भी ख़राब कर दे, और जब दाएं ग्लैंड को जब तक ख़राब करता है वो खुद ठीक हो चुका होता है। इसी तरह दाएं तरफ से जो बीमारी शुरू हो, अगर बाईं करवट सोया इंसान तो उधर मुंतकिल हो जाती है। ये एक एहतमाल है सिर्फ, लेकिन जब हम लेगेसीज की बात करते हैं तो करवट की उसमें कोई बहस नहीं है। वो मरीज लाख एक बाईं तरफ ही सोए, उस बीमारी ने ज़रूर इधर मुंतकिल होना है। लाइकोपोडियम की जब हम बात करते हैं तो अक्सर वो मरीज जो दाईं तरफ सोने के आदी हैं उनकी बीमारी भी बाईं तरफ मुंतकिल हो जाती है। इसलिए ये अमूमी मिजाज समझकर अगर दवाओं को याद रखें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, और बहुत ज़्यादा रेपर्टरी या किताबों की ग़ुलामी फिर बाकी नहीं रहती। लीडम का मैं बता रहा था, इसमें वर्म पाई जाती है, लेकिन बहुत आसान है उसकी पहचान। अगर वो सर्दी से आराम पाए और गर्मी से बढ़े तो लीडम इलाज है। लीडम का यूँ लगता है जैसे हमेशा ही ताज़ा चोट है। जब ताज़ा चोट मिले तो खा कोई भी दुनिया की दवाई आखिरकार उससे मुतल्लक हो, उस वक्त तो उसको ठंडी टकोरी भी मुफीद होती है, क्योंकि खून दौड़ रहा है उस तरफ, रश कर रहा है, और उसके बहुत ज़्यादा वहाँ पहुँचने के नतीजे में कुछ नुकसान पहुँच जाते हैं। अब एक आर्मी को किसी तरफ आप भगा दें मुल्क में, तो ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो उसको बर्दाश्त करने की अहलियत रखती हो।
वहाँ की सारी फसलें वो आर्मी खा जाएगी फिर, और बहुत से नुकसानात वहाँ वक्ती तौर पर पहुँच जाते हैं। दिफा की खातिर जाती है, लेकिन जिस जगह जाके बैठती है वहाँ नुकसान पहुँचा देती है। यही सूरत हाल खून की दौड़ का है। खून इसलिए तेज़ वहाँ दौड़ता है कि बहुत से डिफेंस के सेल्स लेके उसने वहाँ पहुँचना है, मुकाबला करना है, लेकिन उसका अपना वहाँ दौड़ कर जाना वो खुलियों पर इतना दबाव डाल देता है और बाज़ दफ़ा वो ओवरडू कर जाता है कि उससे नुकसान पहुँचते हैं। इसलिए पहले ज़मानों में तो जब चोट लगती थी तो कहते थे फ़ौरन टकोर करो गर्म पानी की। आजकल फ़ौरन वो ठंडी टकोर कहते हैं, यानी बर्फ़ लगा दो। वो लंबे अरसे तक काम नहीं आती, पहली चोट में वो काम आती है। इसलिए मैं आपको लीडम याद कराने की खातिर बता रहा हूँ कि लीडम में यूँ लगता है जैसे हमेशा ही ये चोट को ताज़ा समझती है, और खून का दौरान जब भी उस बीमारी की तरफ हो वहाँ ठंडा ही करना इलाज है। हालांकि अगर पुरानी बीमारी हो तो उसमें आम दवाओं में ठंडा करने से नुकसान पहुंचता है और टकोर से आराम आता है। तो इसका मिजाज ऐसा है गोया कि हमेशा से हर बीमारी इसकी नई है, और जो नई बीमारी का खून के दौरान का इलाज होना चाहिए वही लीडम का होना चाहिए। अब लीडम उसका पंक्चर्स का मैंने बताया था ना इलाज है, इसका है हाइपेरिकम से ये ताल्लुक है कि अगर इससे वो टेटनस पैदा हो जाए तो बाज़ दफ़ा लीडम खुद अकेली काम नहीं आती, फिर हाइपेरिकम उसमें बहुत मददगार हो जाती है। यानी पहली चीज़ क्या होगी, लीडम, और लीडम के बाद अगर फिर भी टेटनस हो जाए, यानी जब भी कोई गहरा जख्म पहुंचे जो हड्डी से टकराए, जिसमें नोकदार चीज़ हड्डी से टकराए, तो लीडम फौरन दे दें। लेकिन लीडम के बाद अगर टेटनस पैदा हो और लीडम फ़ायदा ना दे, लीडम पहले देखनी चाहिए अगर याद हो कि ये बात है, तो हाइपेरिकम बहुत अच्छी है उसमें। एक और लीडम के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो जोड़ जो काट लिए जाते हैं उनसे बाज़ दफ़ा वो सिंड्रोम, फैंटम सिंड्रोम क्या कहते हैं उसको, फैंटम पेन्स होती हैं। वो सिंड्रोम क्या कहलाता है, एक ख़ास नाम है। यानी पाँव कट गया है लेकिन वहाँ मौजूद ही नहीं और वहाँ पाँव में दर्द हो रही है, यानी वो दर्द जो पाँव कटने से पहले किसी बीमारी के नतीजे में हुई थी, मसलन गाउट था या कुछ था, वो दर्द वहाँ उसी तरह होती रहती है और बहुत तंग करती है। बाद लोगों को खारिश होती है। अगर एक्जिमा हुआ है और टांग काट दिया, एक्जिमा ठीक नहीं किया डॉक्टरों ने, टांग काटने की जल्दी की है, तो वहाँ खुजली, यूँ कहते हैं कुछ भी नहीं वहाँ। ये हमारे अपने जो है ना, इनके वालिद, उनका घुटना भी कटा हुआ है ना, सनौरी साहब, खुर्शीद सनौरी साहब, मुझे काफ़ी सालों की बात है, कहते इससे बड़ा तंग हूँ। वो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी के साथ, तो उनका घुटने से एक टांग काटनी पड़ी थी। वो कहते थे नीचे जो टांग के तकलीफें हैं वो अभी भी जा रही हैं उसी तरह। अगर उसके स्टम्प्स की दर्द हो तो उसमें आर्निका और लीडम दोनों काम आती हैं। और फैंटम में मेरे इल्म में कोई ऐसी दवा नहीं जो टकसाली के तौर पर हर फैंटम के लिए काम आती हो, क्योंकि मैंने इन केसों पे काफ़ी कोशिश की थी, तो आखिर मुझे इस बात से फ़ायदा हुआ जो मैंने अभी बयान किया असल में, कि अगर ये पता चल जाए कि टांग कटने से पहले क्या बीमारी थी तो उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि आसाब ने और जहन के वो जो बहुत कम्प्लेक्स रेशे हैं उन्होंने याद रखा हुआ है, और वो याददाश्त की दर्द है असल में। तो उस बीमारी का इलाज जब करेंगे तो सारे आसाब पर उसका पैगाम मिलेगा
कि सुकून मिल गया है, कोई बात नहीं। अब समझ गए हैं आप? लेकिन लीडम क्यों याद आई थी? वो दरअसल स्टंप की दर्द की है दवा है, फैंटम की नहीं है। यानी दर्द का भूत जो होता है, दर्द नहीं होती, दर्द का भूत होता है, उसको फैंटम कहते हैं। तो ये लीडम फैंटम की भी हो सकती है अगर असल बुरानी बीमारी लीडम के मुशाबे हो, मगर स्टम्प्स के से जो काटने के बाद दर्द रह जाता है उसमें आर्निका, लीडम, हाइपेरिकम, सिम्फाइटम, ये सब दवाएं मुफीद हो सकती हैं। हुजूर, किसी ने फोन किया था कि उनकी रिस्ट स्ट्रेन हुई है, रिस्ट स्ट्रेन हुई है, उसको प्रेशर पड़ने से तो 6 हफ्ते हो गए, आराम नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं शायद उसके अंदर मसल ट्विस्ट। हाँ, उसमें ये एक तो ये है कि जब ट्विस्ट हो, या घुटने का हो, टखने का हो, या कलाई का हो, उसकी दर्द के लंबे होने बढ़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद मरीज होता है। वो उसको अचवी होती है, वो उसको बार बार छेड़ता है और हाथों से कभी दबाता है, कभी मालिश करवा लेता है। हालांकि ऐसे जख्म जिनमें असाबी नसें तकलीफ महसूस कर रही हों और अभी उनका जख्म ताज़ा हो, उनको जितना आप मलेंगे उतना ज़्यादा वो वायलेंटली रिएक्ट करेंगी, और इस पहलू से उनका मिजाज कैंसर से मिलता है। इसलिए अगर नर्व्स पर चोट हो, और वो चोट, अभी नर्व्स की चोट बहुत देर तक रहती है, बाकी आम चोटों की तरह फौरन ज़ायल नहीं होती, उसको मालिश करना उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। चोट ठीक हो जाए, जोड़ों के अंदर या उनके उज़लात में दर्दें बाकी हों या थकावट वगैरह की दर्दें हों, उसमें मालिश मुफीद होती है, लेकिन इसको सख्त हाथ से मालिश करना सख्त मुज़िर है। और बहुत दफ़ा मैंने देखा है ऐसे मरीज खुद बिगाड़ लेते हैं। जहाँ दर्द हो रही है उसको उस तरफ हाथ को हरकत भी न दें, क्योंकि ये जो ट्विस्ट की दर्दें हैं, कभी इस पहलू से हाथ पड़ने से दर्द बढ़ती है, कभी उस पहलू से बढ़ती है। तो उसको छेड़े नहीं, बल्कि हत्तल मौदूर कोशिश करें कि आराम वाले पहलू पे हाथ पड़ा रहे, और दूसरी तरफ हाथ कभी जाए भी ना उसको दबाएं। तो ऐसी दर्द आज खुद भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जहाँ तक दवाओं का ताल्लुक है, इन दर्दों में टखने में तो मैंने बताया ना, बेलिस है, रूटा इसमें भी काम आती है। बेलिस का मुझे याद नहीं रहा, गालबन बेलिस भी काम आ सकती है, लेकिन रूटा का तो क्लाइस से ताल्लुक है। रूटा है, हाइपेरिकम है, और बाज़ सूरतों में सिम्फाइटम, और बाज़ सूरतों में स्टेफिसेग्रिया। ये वो दवाएं हैं जो नसों के बारीक किनारों पर असरअंदाज होती हैं, और जो बेलिस और रूटा हैं उनका ताल्लुक ज़्यादा टेंडन्स वगैरह से भी है। ठीक है? तो हुजूर, ये 200 की स्ट्रेंथ में अगर दी जाए 30 में आमतौर पर ठीक रहती हैं। 30 में शुरू करके देखें, इनको पढ़कर इनका फ़र्क समझ लें। इस वक्त उनका फ़र्क तो नहीं, बता वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनको पढ़कर इनका फ़र्क समझ लें और फिर कोई एक दवा दें इनमें से। बेलिस, रूटा, हाइपेरिकम, सिम्फाइटम, और क्या बताया था मैंने, और स्टेफिसेग्रिया भी। स्टेफिसेग्रिया इसलिए कि अगर मसल्स के अंदर कोई बैठ गया हो दर्द, तो मसल्स के अंदर दर्द बैठने की दवा में रूटा भी एक बहुत नुमाया चीज़ है, और स्टेफिसेग्रिया भी। इसको बाज़ लोग कहते हैं मसल्स की पेट की दवा है। अच्छा, तो इसमें उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल है तो कर लें, अभी 15 मिनट बाकी रह गया। हुजूर, जो अपने ब्रेस्ट घुटनों का बताया जी, उसमें और भी कोई लामत होते हैं, जिसमें दर्द होना या हैवीनेस वगैरह घुटनों से पहले? वो तो बताया तो है, हैवीनेस होगी, दर्द होगी, गर्म
तो कई किस्म की तकलीफें होती हैं। अगर तो सारे ब्रेस्ट पे सोजिश हो, सुर्खी हो, तो बेलाडोना सबसे अहम दवा है, उसको फौरन देना चाहिए और खुदा के फजल से बहुत जल्दी असर दिखाती है, आगे फिर बढ़ती नहीं तकलीफ। अगर गुठली बन चुकी है और हार्ड हो गई है तो ज़्यादा फैलाव और सारी ब्रेस्ट अगर हार्ड होकर पत्थर सी हो जाए तो ब्रायोनिया का शिफा का ज़्यादा इम्कान है। अगर गुठलियाँ सख्त हों और जैसे मैंने फाइटोलाका की इलामतें बताई हैं, वो इलामतें बीच में पाई जाए तो फाइटोलाका इनमें बहुत मुफीद दवा है। ठीक है, अब कहते हैं वक्त हो गया, इसलिए अब इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। कोई बातें जो याद दिलाने वाली हैं, कुछ ऐसी जो लोगों के ख़तों में हो, अगर कोई ऐसे हो तो यहाँ ले आना, यही सबूनी में ही सवालों का जवाब दे देंगे। ठीक है, अच्छा, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।